ये देखिए आप, लाठियां पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, नीट का पेपर होता है, और नीट का पेपर लीक हो जाता है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट के लिए 2 साल तैयारी की होती है, उनकी मेहनत गारत हो जाती है। ऐसे में मोदी सरकार सामने आती है और कहती है, भाई पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, दोबारा मेहनत करो, दोबारा पेपर दे देना। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था। ऐसे में वो कॉकरोच जनता पार्टी जो कि एक सैटायरिकल मूवमेंट के तौर पर सामने आई थी, वो प्रोटेस्ट की कॉल देती है और दिल्ली में जंतर मंतर पर 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन सब का एक पॉइंट एजेंडा होता है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इस मुल्क के एजुकेशन के निजाम को ठीक किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार ने किसी न किसी को भेजा होगा निगोशिएशन के लिए। मोदी सरकार ने भेजा, लेकिन पता है किसे? दिल्ली पुलिस को। इस दिल्ली पुलिस ने इन स्टूडेंट्स पे, इन मासूम स्टूडेंट्स पे जो अपना जायज हक मांग रहे हैं, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, इनको आंसू गैस से मारा, और इवेंचुअली हुआ क्या? 150 के करीब लोग अस्पताल पहुंच गए। अब ऐसे में एनडीटीवी पर, गोदी मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू आता है एजुकेशन मिनिस्टर का। रिजाइन नहीं आता है, इंटरव्यू आता है। और वो इस इंटरव्यू में पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि असल में दहशतगर्दों की, टेररिस्ट की बी टीम है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। अब टेररिज्म का इल्जाम हमेशा हम पाकिस्तानियों पर लगता है, इंडिया की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं तो नहीं मानता ये दहशतगर्द है, क्योंकि दहशतगर्द वो होता है जिसके लिए आप बॉलीवुड में जनाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो जब प्रोटेस्टर्स कहेंगे कि जनाब हम दहशतगर्द हैं जनाब, तो तब मैं मानूंगा कि ये दहशतगर्द हैं। देखो, किसी भी कौम के बारे में आप तारीख उठाकर देख लें, और तारीख कहती है कि जब हुकूमतों के पास कंसर्न्स को एड्रेस करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, तो वो किसी क्राइसिस का सहारा लेते हैं, और अब किसी न किसी वे, शेप और फॉर्म में इसे दहशतगर्दी के साथ, पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा। और अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी ऑलरेडी प्रोटेस्टर्स को चाइना फंडेड ऑलरेडी जोड़ रहा है। ये कहानी इंडिया के स्टूडेंट्स की कहानी नहीं है, ये कहानी नीट के सिर्फ पेपर के लीक हो जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी उन लोगों की कहानी है जिनकी सरकार उन्हें सुनना तक नहीं चाहती। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी। ये बांग्लादेश की कहानी है, इंडिया की कहानी है, पाकिस्तान की कहानी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट जारी है, ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1997 से। ये कहानी शुरू होती है एक तस्वीर से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक वाकये की तस्वीर है। सवाल ये कि 1997 में हुआ क्या था? 1997 में कांग्रेस की हुकूमत थी, और कांग्रेस की हुकूमत में उड़ीसा के अंदर एक पेपर लीक हो जाता है। अब ऐसे में कितने सारे स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दांव पे लग जाता है। तो एक लीडर उठता है, और ये लीडर आवाज उठाता है पेपर लीक के खिलाफ। इसकी आवाज पे 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए, और ये प्रोटेस्ट करते हैं, और इस पर सरकार का रिएक्शन आता है। सरकार अपने फौजी भेजती है, यानी अपने पुलिस वालों को भेजती है। ये पुलिस वाले इन प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज करते हैं, और ये जो लीडर हैं, इनकी हड्डियां टूट जाती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो इंसान है, ये आज पता है कहां है? ये आज इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान।
यानी वो आदमी जो आज एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके इस्तीफे की डिमांड कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, ये वही इंसान है जो 1997 में पेपर लीक के खिलाफ मुजाहिरे किया करता था। फिर इन्होंने अपनी पार्टी चेंज की, बीजेपी में आ गए और आज वो इंसान वो है जिसके इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। यानी जो आदमी 1997 में गुड बॉय था, आज वो उसी मुद्दे पर, उसी बात को लेकर आज वो ऑपोजिशन में है और आज वो बैड बॉय है। और ये बात ना किसी हद तक जहां मजाक का खेज है, मज़ाहिया सी बात है, वहीं पर ये लम्हा फिक्रिया भी है। एंड आई विल टेल यू व्हाई। मुझे लिटरली कभी कभी डर लगता है, आप में हर इंसान कोशिश करता है कि कुछ अच्छा कर ले, जिंदगी में वो कर लें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाए। डर इस चीज से लगता है कि कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइव्स हम वैसे ना हो जाएं जो मुनकर हो गए हर रास्ते से, कहीं हम ऐसे ना हो जाएं जिसको बशीर बदर कहते हैं ना कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ये प्रोटेस्ट अपनी पीक पकड़ता है तो प्रधान के साथ एक मीटिंग कॉल की जाती है इंटीरियर मिनिस्टर की, अमित शाह की, और अमित शाह इस मीटिंग में, क्लोज डोर मीटिंग में घंटों बैठते हैं इस प्रधान के साथ, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। सवाल यह है कि अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम था तो इंटीरियर मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? और फिर इंटीरियर मिनिस्टर की बात आती है, वो कहते हैं कि ये तो जो प्रोटेस्ट में लोग शामिल हैं ये तो है ही पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट हैं। उस पर एक नया सवाल इंडिया में खड़ा हो जाता है कि अगर ये सब प्रोटेस्टर्स पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से आए, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या सत्तू पीकर सो रही थी कि वो घुसते चले गए और इंटीरियर मिनिस्ट्री गिनती चली गई? ऐसी बातें करने वालों को ना लिटरली जूते पड़। तो सोच लिया करें, भंग पीकर आप बातें करते हैं। अब ये एक अजीब सी बात है, ये इसको लिंक करते हैं पाकिस्तान के साथ, लिंक करते हैं चाइना के साथ और कहते हैं कि ये टेरर स्पॉन्सर्ड है, ये इंटरनेशनल एजेंडा प्रमोट हो रहा है। अगर ये दहशतगर्दी है तो एक मासूमाना सा सवाल है कि दहशतगर्द मांग क्या रहा है, चाह क्या रहा है? क्या वो लोगों को मारना चाहता है? नहीं। क्या वो बच्चों को मारना चाहता है? नहीं। क्या वो आपके मुल्क को अनस्टेबल करना चाहता है? नहीं। क्या वो डेवलपमेंट रोकना चाहता है? नहीं। दहशतगर्द पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाकर ये चाहता है कि इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम मेरिट पे हो जाए, इंडिया के अंदर पेपर लीक ना हो, इंडिया के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना हो। कौन हो? क्या क्या बातें करते हो? वो शायर इसीलिए इनके बारे में कहता है कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनून नजर आती है, लैला नजर आता है। और ये जितने ये गोदी मीडिया आज इनके बारे में बात कर रहा है, किसी दिन एक्सपोज तो करें कि मोदी सरकार ने आपको दिया क्या है। मोदी गवर्नमेंट ने आपको कहा कि हर साल 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगी, क्या हुई? हरगिज नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि खुशहाली आ जाएगी, क्या खुशहाली आई? नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने कहा हम इंडिपेंडेंटली फैसले करेंगे, तो क्या तेल खरीदने के फैसले ट्रंप की मर्जी के बगैर हुए? नहीं। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मोदी गवर्नमेंट ने कहा फादरलैंड मदरलैंड, उसके ऊपर क्या दुनिया में इज्जत मिली? नहीं, उल्टा जग हसाई पूरी दुनिया में आपकी हो गई। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि फार्मर की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, 2022 तक उसकी इनकम डबल हो जाएगी। क्या 2022 में इनकम डबल हुई? नहीं। 2023 में हुई? नहीं। 2024 में, 25 में, 26 में, आज तक नहीं हुई। वाह मोदी जी, वाह वाह। इनफैक्ट फार्मर की जितनी इनकम थी वो उससे और कम हो गई, जिसके ऊपर फार्मर्स खड़े हो गए और आपका किसान इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रहा है। और उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि आपने ट्रंप के साथ जो एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट किया, आपने उसकी बची कुची इनकम भी इंटरनेशनल कंपनीज का रास्ता खोलकर तबाहो बर्बाद कर दी। मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी की, उस नोटबंदी का नुकसान इंडिया की इकोनॉमी को उठाना पड़ा। इन्होंने अच्छे दिन का नारा लगाया और आज आपको बीजेपी की कैंपेन में कहीं अच्छे दिन का जिक्र तक नहीं मिलता। उसके बाद
पेपर लीक की कहानी पर तो मैं अभी आता हूं। ये है मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। जब आप हीरो वर्शिप में पढ़ते, आप एक इंसान को हीरो बना देते, उसको धर्म, उसको भगवान बना देते हैं, और नतीजा पता क्या निकलता है? नतीजा ये सब निकलता है जो आज इंडिया की आवाम को फेस करना पड़ रहा है। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। हाँ, और इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने वाला उल्टी करता रहे। आज आप उसको दहशतगर्दी का इल्जाम दे दें या कोई भी इल्जाम दे दें, प्रॉब्लम एजुकेशन है, और इस प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ नीट नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो टैप टैप सेंड एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। टैप टैप सेंड की खूबसूरती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है, और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो टैप टैप सेंड के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। टैप टैप सेंड ऑथराइज भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब जरा इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। इस वक्त जो कुछ इंडिया में चल रहा है, मोदी सरकार उस पर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं देना चाहती, और उसकी वजह यह है कि अगर एक डोमिनो गिरा तो उसके बाद दूसरा इस्तीफा अमित शाह का ऑलरेडी मांगा जा रहा है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो सोचो फिर तीसरा और चौथा इस्तीफा कहां जाकर रुकेगा? ये रुकेगा मेरे मित्रों पर, ये रुकेगा फादरलैंड मदरलैंड पर, ये रुकेगा 56 इंच के सीने पर। 56 इंच का सीना लगता है। सो इवेंचुअली मोदी सरकार मोदी को बचाना चाहती है, और आज इंडिया में ये सब कुछ एक्सपोज होता जा रहा है। अब अगर डेटा उठाकर देखें, पिछले 10 साल में इंडिया में 89 ऑलमोस्ट 90 पर्चे लीक हो चुके हैं, और उनके अंदर से 48 के रीटेस्ट हुए, और उन्होंने पता कितनी जिंदगियों को इंपैक्ट किया है? 67 लाख बच्चों को। अब यहां पर आप सोचेंगे इंडिया की आबादी तो 1 अरब है, अगर 67 लाख को इंपैक्ट कर भी दिया तो क्या हो गया? आप जरा ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 5 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। ये 67 लाख बच्चों की बात हो रही है जिनको इंपैक्ट पड़ा इससे। तो 67 लाख बच्चे पिछले 10 साल में ये कहीं से तो आए होंगे, ये 67 लाख फैमिली से आए होंगे। उन 67 लाख फैमिलीज के क्या ये बच्चे इकलौते बच्चे थे? नहीं, उनके 3-4 बच्चे होंगे। तो अगर एक की जिंदगी इंपैक्ट हुई तो सोचो फाइनेंशियली कितना बड़ा बर्डन इंडिया को पड़ा होगा, इन फैमिलीज को पड़ा होगा। अब इस बात को आपने पता कैसे समझना है? नीट का इम्तहान जब होता है तब पता क्या होता है? तब आपको कोचिंग लेनी पड़ती है, हो सकता है रेजिडेंस भी देनी पड़े, किसी कोटा में या किसी और शहर में जाना पड़े। जब ये लोग वहां जाते हैं तो पता है एक बच्चे की 1 साल की कॉस्ट कितनी आती है? इंडियन रुपीज में 3 से 5 लाख 1 साल की कॉस्ट है, यानी 2 साल की कॉस्ट 10 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए बनते हैं। और उसके बाद कहा जाए टेस्ट दोबारा दे दो तो ये 30 लाख मल्टीप्लाई हो गया। सवाल ये है कि जिस बाप ने ये 10 लाख इंडियन रुपीस दिए थे उसके पास ये पैसे कहां से आए? क्या किया होगा? उसकी तो इतनी इनकम नहीं है ना। उसने कोई प्लॉट बेचा होगा, मां ने अपना जेवर गिरवी रखा होगा, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे कर्जा उठाया होगा कि फैमिली कुछ बेहतर हो जाए। यानी आपने एक लीक करने के बाद, उसका रीटेस्ट करने के बाद एक खानदान को कर्जे के विश्व सर्कल में हमेशा के लिए फंसा दिया। आज इंडिया में ये डोमेस्टिक डेट पता है कितना है? ये 80,000 करोड़ से कहीं ज्यादा है। मैंने इसके बारे में बात की थी एट द टाइम
जब ये ऑपरेशन सिंदूर और मार्का हक का दौर था, और तब मैंने कहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना पाकिस्तान है, ना चाइना, ना इंडिया की डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो बेचारा एक गरीब आदमी नौकरी करता है ना, उस नौकरी के अंदर उसकी EMI हर महीने जारी होती है, गाड़ी की किस्त कट रही है, घर की किस्त कट रही है, मोबाइल की, लैपटॉप की किस्त कट रही है, उसके पास बहुत थोड़े से पैसे बचते हैं। वो उस कॉर्पोरेट स्लेवरी के अंदर झोंका जाता है और उससे बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। अब ऐसे में जब सरकार आकर ये कहती है कि कौन सी बड़ी बात है, एजुकेशन मिनिस्टर ने एग्जैक्टली यही किया। पार्लियामेंट ने बुलाया कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ तो बताएं। एजुकेशन मिनिस्टर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस ही नहीं है पेपर लीक की। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसका नेचुरली गुस्सा बनता है। और यही बात मैंने अपनी इस किताब में एक्सपोज की है कि ये जो डेट का सिलसिला है, ये इंतहाई ट्रबलसम और इंतहाई विशेष है कि एजुकेशन और डेट, इसमें आप कॉन्टिन्यूअसली झोंके जाते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अमेरिका के अंदर इसे सैली मे कहते हैं, और सैली मे के अंदर यानी जो स्टूडेंट लोन होता है ना, ये वो लोन होता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में पास आउट होने के बाद नौकरी से जो कर्जा आप चुकाते रहते हैं अपनी तालीम का, अगर आप ना चुका पाए, आप इस लोन के ऊपर बैंकरप्सी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी ये वो कर्जा जो आपको देना ही देना है। मुझे आज भी याद है, आई वॉज वेरी यंग, ये 1990s की बात होगी, जब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देनी है कि वो एजुकेशन सेक्टर में इन हो सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है, माय फादर, अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, ही सेड कि आज से पाकिस्तान का जवाल शुरू हो गया। आप समझ सकते हैं ये क्या बात है? ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। ये हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, ये बात है एजुकेशन की। और होता क्या है, पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। आप MD कैट करते हैं, MD कैट करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज जाने की कोशिश करते हैं। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 18 लाख रुपए लेता है साल का। एक डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर कहलवाने की कॉस्ट हमारे मुल्क में 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। मुझे एक बात बताएं, जब मैं 1 करोड़ रुपए लगाकर डॉक्टर बनूंगा तो मैं क्यों फार्मास्यूटिकल की दवाई नहीं लिखूंगा? मैं लिखूंगा, मुझे अपनी कॉस्ट पूरी करनी है। और फिर एक एक करके इंसान करप्शन के इस जाल में फंसता जाता है। ये है वो अमल जिसके लिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों सरकारों को अपने दिमाग खोलने कि हम अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये उन लोगों के लिए जो इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे इंडिया के बहन भाई, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ। ये वीडियो बनाने का, ये जितना आपका प्रोटेस्ट है, उसमें मैंने जितना कंटेंट, रील्स, स्टोरीज बनाई है, इनमें से किसी एक का भी मकसद ये नहीं है दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मॉकरी आउट ऑफ यू। आपका मजाक उड़ाने की हरगिज कोशिश नहीं की जा रही। इनफैक्ट डेलिबरेटली मैंने ये ग्रीन शर्ट पहनी है ताकि आपको ये बताया जा सके दैट द ग्रीन शर्ट्स आर विद यू। वी आर प्राउड ऑफ यू कि जो आप काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन की रिफॉर्म्स तीनों मुल्कों में आना जरूरी है। रही बात बीजेपी की और मोदी सरकार की, जो अपने ही लोगों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वालों को भेज रहे हैं जिनके नेम टैग्स तक नहीं है, ये सरकार के हथकंडे। अगर आप अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आपको नतीजा मिल जाएगा दैट योर डेज आर नंबर्ड। अपने ही लोगों को मारकर, लहूलुहान करके, अस्पताल पहुंचा के आपको लगता है, और इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करके आपको लगता है कि आप इस मुल्क को चला पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि अब ये कहानी पाकिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर नहीं बिकने वाली, क्योंकि इंडिया का वोटर, आपका वोटर फाइनली जाग रहा है। ए रहबर मुल्क को कौम बता, आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, वो लोग जिन्हें अपना ना सके, वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा।